गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नॉन ट्रेड बैरियर्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे बॉर्डर टेंशन्स ईज हो रही हैं, इंडिया जो है वो अपने इकोनॉमिक टाइज चाइना के साथ इम्प्रूव करने के लिए कंसिडर कर रहा है। तो यूएस लेड प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं इंडिया को कि वो अपने टैरिफ्स को रिड्यूस करे। तो इसलिए इंडिया एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट भी चाहता है और जो है चाइना के साथ अपने टाइज को इम्प्रूव कर रहा है, इकोनॉमिक टाइज को। इंडिया चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 118.4 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है। चाइना ऑफ कोर्स इंडिया का दोबारा से टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। चाइना का 15% शेयर है इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स में। लेकिन फिर भी इंडिया 83 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट जो है वो फेस करता है, बिकॉज चाइना जो है हमें लिमिटेड एक्सेस देता है अपने एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। ठीक है। तो प्राइमरली दो फैक्टर्स हैं क्यों इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है चाइना के साथ। पहला तो ये है कि इंडिया मेनली सिर्फ प्राइमरी कमोडिटीज़ ही चाइना को जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वैल्यू तो कम होती है बट वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर इंडिया competitive है एक्सपोर्ट में, जैसे एग्रीकल्चर, फार्मा, आईटी, वहाँ पर चाइनीज़ मार्केट जो है वो एक्सेस ही नहीं देती है इंडिया को। तो चाइना जो है 22nd पोजीशन पर है इंडिया के एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज में। और सिर्फ $2.5 बिलियन की चाइना से इन्वेस्टमेंट आई है पिछले 24 साल में। ग्रोथ इन जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा नहीं हुई है। और एस अगर हम एक्स ट्रेड वॉल्यूम से अगर उसका हम कंपैरिजन करें तो डिस्कशंस चल रही हैं कि कैसे जो है गलवान क्लैश के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी उनको ईज़ किया जाए और कुछ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को जो है रिलैक्स किया जाए। इंडिया चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करना चाहता है और जो ट्रेड डेफिसिट है उसको भी एड्रेस करना चाहता है। इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर्टिकुलरली एस एम ईज़ जो हैं वो पुश कर रही हैं कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए। BIS सर्टिफिकेशन चाइनीज़ इंपोर्ट्स के लिए जो है वो ईज़ की जाएँ। वीज़ा एक्सटेंशंस दिया जाए चाइनीज़ वर्कर्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। चाइना को इकोनॉमिकली एंगेज करना काउंटर बैलेंस की तरह काम कर सकता है यूएस प्रेशर जो आ रहा है टैरिफ्स के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी सपोर्ट किया है कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ किया जाए। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है उनको इंक्रीज़ करो और फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्ट को डिस्करेज करो ताकि लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके। नीति आयोग की भी रिपोर्ट जो थी उसमें कहा गया कि इंडिया के पास लिमिटेड ही सक्सेस मिला है चाइना+1 स्ट्रेटजी में के जो अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने में। China+1 क्या स्ट्रेटजी है? एक ऐसी बिजनेस टेक्टिक है जिसमें कि कंपनीज अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर रही हैं चाइना से किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ताकि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस किया जाए और रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वाई यूएस वांट्स ग्रेटर एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कहना है कि इंडिया जो डिमांड है फीड की के लिए या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कॉर्न और सोयाबीन, वो इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 2030। तो यूएस जो है वो चाहता है ग्रेटर मार्केट एक्सेस की एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए इंडिया में, खासकर कॉर्न, सोयाबीन और कॉटन के लिए। ये तीन क्रॉप्स मेजर यूएस एक्सपोर्ट्स हैं। चाइना धीरे धीरे अपनी जो है कमोडिटीज़ की जो परचेज़ है इन तीनों की वो स्केल बैक कर रहा है। तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल बायर बन जाता है यूएस के लिए। इंडिया जो है वहाँ पर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी जो है, जैसे मिल्क, एग, फिश, मीट, ये भी राइजिंग पॉपुलेशन डिमांड की वजह से, इनकम लेवल्स भी इंक्रीज़ होने की वजह से बढ़ रही है ये डिमांड। एक शार्प राइज भी देखने को मिल रहा है डिमांड फॉर लाइफ स्टॉक फीड भी। अगर हम देखें तो मोर मॉडरेट इनकम ग्रोथ भी अगर हुई तो भी इंडिया को लगभग 11 MT ऑफ कॉर्न और 6 MT ऑफ सोयाबीन मील लगेगी बाई 2040। और टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं करंटली यूएस फार्म एक्सपोर्ट्स को इंडिया में रोक रहे हैं। तो बैन भी है इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स पर, खासकर यूएस जो है वो जीएम कॉर्न और सोयाबीन जो है वो बेचता है। तो ऑफ कोर्स वो सप्लाई इंडिया में नहीं आ पाती है। तो यूएस जो है वो इंडिया को प्रेस कर रहा है कि वो रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ करे। ठीक है। तो थर्ड कमोडिटी ऑफ इंटरेस्ट है कॉटन, जहाँ पर इंडिया की प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है पिछले कुछ सालों में। और इंडिया का जो कॉटन इम्पोर्ट्स है वो 3 मिलियन बेल्स पहुंचने वाला है 2024-2025 में। यूएस वर्ल्ड का टॉप कॉटन एक्सपोर्टर रहा, लेकिन ब्राज़ील ने उसे ओवरटेक कर लिया था
2023-24 में इंडिया सिर्फ 11% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है कॉटन इम्पोर्ट्स पर, क्योंकि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन चाहिए होता है, और वो फिनिश्ड गुड्स मतलब जो गारमेंट्स बनते हैं कॉटन के, वो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं हम, जिससे कि हमें बेनिफिट मिलता है। तो इंडिया का जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स है वो भी काफ़ी कम रहा है, लेकिन प्रोडक्शन फिर भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और इम्प्रेसिव एनुअल ग्रोथ रेट उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यूएसडीए की जो प्रोजेक्शन है कि फीड की डिमांड भी बढ़ेगी, वो भी एक तरह से सही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है 5 चाइनीज़ गुड्स पर। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट लगाती है फॉरेन इंपोर्ट्स पर, जो उसे लगता है कि अपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर बेचे जा रहे हैं इंडिया में। तो डंपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर एक कंपनी एक्सपोर्ट करती है एक प्रोडक्ट को इतने कम प्राइस पर जितना वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी उसे चार्ज नहीं करती। तो ये प्राइस जो है जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो उतनी लगाई जाती है कि जो नॉर्मल कॉस्ट है उतने लेवल पर एटलीस्ट उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो एटलीस्ट पहुंच सके, और लोकल बिजनेसेस प्रोटेक्ट हो सके। तो एक तरह से ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट जो है डंपिंग का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो रिकमेंड करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको लिवाई करती है। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? ये क्या होता है कि कई बार कुछ गवर्नमेंट जो हैं अपने कंपनीज़ को, अपनी जो है प्रोड्यूसर्स को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी देकर एक्सपोर्ट्स करवाती हैं। तो इंडिया में फिर ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट जब हम इंपोर्ट होते हैं तो वो काफ़ी कम बिलो मार्केट वैल्यू प्राइस पर आते हैं। तो इंडिया जो है ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देता है ताकि जो इम्पोर्ट जो हो रहा है वो फेयर प्राइस पर हो, ठीक है, या उसका प्रोडक्ट जो है वो फेयर प्राइस पर आए और इंडिया के डोमेस्टिक जो है प्रोड्यूसर सफ़र ना करें। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी तो है लो प्राइस फॉरेन गुड्स को रोकने के लिए होती है, और जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है वो उन फॉरेन प्रोडक्ट्स पर लगती है जिनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ मिल रही हैं उनकी कंट्री में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेंशंस जो हैं वो यूएस से जैसे जैसे बढ़ रही हैं, ईरान ने अपने जो है वो मिसाइल सिस्टम्स लगाए हैं 3 डिस्प्यूटेड आइलैंड्स में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक नैरो वाटरवे है बिटवीन ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है। यूएई जो है यहाँ पर साउथ कोस्ट में पड़ता है। गल्फ ऑफ ओमान जो है वो स्ट्रेट के ईस्ट में है। पर्शियन गल्फ जो है वो वेस्ट में है। ये स्ट्रेट लगभग 167 किलोमीटर लॉन्ग है। 30% ऑफ वर्ल्ड की लिक्विफाइड गैस और 25% ऑफ ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ रेमिटेंसेस। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 6th राउंड ऑफ इंडियाज़ रेमिटेंसेस सर्वे जो आरबीआई ने किया है उसमें देखने को मिला है कि यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये लगभग हाफ ऑफ इंडिया में के रेमिटेंसेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इंडिया में रेमिटेंसेस जो हैं हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। 118.7 बिलियन डॉलर पहुंचे हैं पिछले साल। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन यूएस से आया है। यूएई से सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन आया है। तो अगर जीसीसी कंट्रीज़ देखें हम, वो 38% ऑफ रेमिटेंसेस को कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंडिया में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ़रक्का बराज। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ़रक्का बराज 1975 में जो कमीशन किया गया था वो 50th एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहा है। फ़रक्का बराज गंगा रिवर पर बनाया गया है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। 40,000 क्यूसेक ऑफ वाटर जो है वो फ़रक्का फीडर कनाल से जो है वो में जो है डाइवर्ट किया जाता है और फ्लश आउट करता है ये सिल्ट को भागीरथी हुगली रिवर से। हुगली रिवर जो है वो, जिसको हम भागीरथी हुगली भी कहते हैं या काती गंगा रिवर भी कहते हैं, 260 किलोमीटर लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। और अगर हम देखें तो ये अबव कोलकाता हुगली रिवर जो है हैवीली सिल्टेड रहती है। फ़रक्का फीडर कनाल जो है इसमें वाटर सप्लाई करता है खासकर ड्राई सीजन में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्च 24 को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है, और इंडिया का एम है कि 2025 तक हम एलिमिनेट कर दें टीबी को। टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। लंग्स को प्राइमरीली इफेक्ट करता है ये, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से स्प्रेड होता है।
तीन तरह का होता है ये, ऑफ कोर्स। पल्मोनरी मतलब जो लंग्स को अफेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा कंटेजियस होता है ये। लेटेंट टीबी जो कि इम्यून सिस्टम में रहता है, और लेकिन इम्यून सिस्टम उसे कंट्रोल रखता है, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर पाता है उस बैक्टीरिया को। अब एक्टिव टीबी में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जब फेल कर देता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने से, तो फिर ऑफ कोर्स वो स्प्रेड होने लगती है इन्फेक्शन, उसको एक्टिव टीबी कहते हैं। सिम्टम्स यही हैं, परसिस्टेंट कफ रहे अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा, जिसमें अगर ब्लड भी आने लगे, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, हाई फीवर, फैटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे सिम्टम्स हैं। एंटीबायोटिक्स से इसे कंट्रोल किया जा सकता है 6 से 18 महीने की मेडिकेशन के थ्रू। बीसीजी वैक्सीन भी होती है जो मॉडरेट प्रोटेक्शन देती है, खासकर सिवियर टीबी में, जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। अब इंडिया में जो टीबी का इंसिडेंस है वो कम हो रहा है पिछले कुछ सालों से, और 16% डिक्लाइन देखने को मिला है 2015 से, अगर हम अभी के आंकड़े देखें तो। टीबी रिलेटेड डेथ्स भी जो है 18% डिक्रीज हुई हैं सिंस 2015। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इनर लाइन परमिट। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन रेलवेज़ ने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है मेघालय में वो जो है वो ख़त्म कर दिए हैं बिकॉज ऑफ लोकल ऑपोजिशन। तो इनर लाइन परमिट वहाँ पर ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनर लाइन परमिट की वजह से जो है इंडियंस जो है वहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है वो वहाँ पर काम करने में उन्हें दिक्कत होती है। तो इनर लाइन परमिट एक ऑफशूट है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन का, जो कि एक क्रूशल टूल है इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। आईएलपी एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, ताकि एंट्री ऑफ नॉन रेजिडेंट्स जो है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके कुछ स्टेट्स में। यह रिक्वायर्ड होता है इंडियन सिटीजन्स के लिए जो कि परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं उस स्टेट्स के। तो आईएलपी जो है वो 4 स्टेट्स, करंटली 4 स्टेट्स में लागू होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और अगर हम डिफरेंस देखें आईएलपी और प्रोटेक्टेड एरिया परमिट में, आईएलपी जो है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फॉरनर्स के रिक्वायर्ड होता है। पर्पज़ क्या है? रेगुलेट करना एंट्री आईएलपी स्टेट्स में। आईएलपी का ऑफ कोर्स मोटिव ये है, और पीएपी का मोटिव है कि फॉरनर मूवमेंट को बॉर्डर एरियाज़ में रिस्ट्रिक्ट करना। तो अथॉरिटी जो है वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स है आईएलपी के केस में, पीएपी के केस में वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। अब मेघालय में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है जो ऑपरेशनल है 2014 से, और उसके बाद के जो एडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं वो प्लान जो किए गए हैं वो ये आईएलपी की वजह से जो है वो लोकल प्रोटेस्ट फेस कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is non-trade barriers. This topic is important for our economy section. So with border tensions easing, India is open to improving economic ties with China, and even the pressure from the US is leading India to consider that China can be a counterbalance to US now. So India-China trade has reached $118.4 billion, and China has regained its position as India's top trading partner. China had a 15% share in India's total imports. India still faces an $83 billion trade deficit due to limited export access in sectors like agriculture and pharmaceuticals of China. And this deficit is primarily due to two factors. First is that India is mainly exporting primary commodities to China, which also lacks diversification. Also, where India has export competitiveness like agriculture, pharmaceuticals, IT, India faces restriction in Chinese market. China occupies 22nd position in FDI equity inflows into India. Growth in bilateral investments has not kept pace with expansion in trading volumes only. But discussions are ongoing to ease restrictions after the Galwan Valley clash. So, proposed relaxations, including lifting some tariff and non tariff barriers. India is also considering allowing more Chinese investment to address growing trade deficit. Indian industries, particularly SMEs, have pushed for removing trade restrictions. Measures under consideration include BIS, easing BIS certification for Chinese imports, and allowing visa extensions for Chinese workers in infrastructure projects. Engaging China economically also could serve as a counterbalance to US pressure on tariffs. A finance ministry presentation has also supported easing trade restrictions, signaling India's intent to maintain flexibility in its global trade strategy. Economic surveys also suggesting that encouraging Chinese investments while discouraging finished goods imports is important for protection of local industries.
So India has had limited success so far in capturing the China plus one strategy, which is a business tactic where companies diversify their operations by establishing manufacturing and sourcing outside of China. The aim, of course, is to reduce dependence and mitigate risks associated with a single market. Okay, like we face the risks during the COVID pandemic. So the next topic is why the US wants greater access to Indian markets. This topic is important for our economy section. So US Department of Agriculture's recent report has suggested that India's demand for feed and ultimately the need for substantial imports of ingredients like corn and soybean is going to substantially increase by the early 2030s. So that's why Washington is pushing for greater access market access for key agriculture commodities, particularly corn, soybean, and cotton. These three crops are major US exports. With China scaling back its purchase of these commodities, India is emerging as an important potential buyer. So, US Department of Agriculture report is saying that India is expected to see surging demand for animal based products also, and uh, due to rise in population and income levels. This could also lead to sharp rise in demand for livestock feed also. So if we look at the imports, then even with a moderate income growth scenario, India would still need to import 11 MT of corn and 6 MT of soybean meal by 2040. And despite the growing demand, tariff and non-tariff measures currently block US farm exports to India. Ban on genetically modified crops is also shutting out US supplies to India. So US is expected to press India to relax these restrictions. The third commodity of interest is cotton, where India's production has declined significantly in recent years. In contrast, India's cotton imports are projected at 3 million bales in this year. US was the top cotton exporter in the world until Brazil overtook it last year, and India is imposing only 11% import duty on this product. So textile industry in India is booming, and that's why of course it could benefit from duty free raw cotton exports. I'm sorry, imports. With respect to animal products, India's per capita consumption of animal products remain low, and production has been growing steadily. Okay, so the next topic is anti-dumping duty. This topic is important for your economy section. India has recently imposed anti-dumping duty on five Chinese goods. What is anti-dumping duty? It's a protectionist tariff that a domestic government imposes on foreign imports, which it believes is priced below fair market value. So dumping is a process wherein a company exports a product at a price which is significantly lower than the price that it normally charges in its home or domestic market. So this duty is priced at such an amount that it equals the difference between the normal cost of the product and the market value of similar goods in the exporting country. Okay, so the idea is to protect the local businesses. The purpose of anti-dumping duty is to rectify the trade distortive effects of dumping and re-establish fair trade. So Department of Commerce recommends the anti-dumping duty and the Ministry of Finance levies it. What is the countervailing duty? It is a specific form of duty that the government imposes to protect domestic producers by countering the negative impact of import subsidies. So therefore, CVD is an import tax by the importing country on imported products. This duty nullifies and eliminates the price advantages enjoyed by an imported product. Okay. So what is the difference between countervailing duty and anti-dumping duty? Anti-dumping duty is imposed to prevent low-priced foreign goods from damaging the local market. On the other hand, CVD applies to foreign products which have enjoyed government subsidies, and it eventually leads to very low prices. So the next topic is Strait of Hormuz. This topic is important for international relations. So amid tensions with the US, Iran has flexed its military muscle by installing its missile systems on the three disputed islands near the Strait of Hormuz. So what is Strait of Hormuz? It's a narrow waterway between Iran and Arabian Peninsula. It connects the Persian Gulf to the Gulf of Oman. Iran is located on the north coast while the UAE is on the south coast. Gulf of Oman is on the strait's east and Persian Gulf is on the west. This strait is 167 kilometers long. 30% of the world's liquefied gas and 25% of the oil passes through the Strait of Hormuz.
So the next topic is India's remittances. This topic is important for your economy section. So insights from the sixth round of India's remittances survey by RBI has shown that US, UK, Singapore, Canada and Australia together accounted for more than half of remittances into India. So India consistently received the highest remittances over the years, and it has reached about $118 billion last year. The highest contribution came from the US. UAE has maintained the second largest source of India's remittances. The GCC countries contribute about 38% of the remittances to India. So the next topic is Farakka Barrage. This topic is important for your environment section. Farakka Barrage, which was commissioned in 1975, is observing its 50th anniversary this year. This barrage is situated on the Ganga River in Murshidabad district of West Bengal. It diverts 40,000 cusecs of water into the Farakka feeder canal to flush out silt from the Bhagirathi Hooghly River, which is a 260-kilometer long distributary of Ganga. So above Kolkata, the Hooghly River is heavily silted. So that's why Farakka feeder canal supplies water, especially during the dry season. So the next topic is World Tuberculosis Day. This topic is important for your social issues. March 24th is observed as World Tuberculosis Day to raise awareness about TB. The aim of India is to eliminate TB by 2025. What is TB? It's a bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis. It primarily affects the lungs, but it can also impact other parts of the body. It spreads through airborne transmission, and there are three types of TB. First is the pulmonary one, which affects the lungs, and it is the most contagious type. Then we have the latent TB, which in which the immune system controls the bacteria but does not eliminate it completely. So in active TB, the immune system fails to control the infection. That's why it allows it to spread. So what are the symptoms of TB? The persistent cough, of course, for more than 3 weeks, often with blood, weight loss, loss of appetite. All these are symptoms. But of course, TB is curable with the antibiotics. 6 to 18 months course of medication can eliminate it. There is also BCG vaccine for infants and children, which can protect, at least provide moderate protection for severe TB. The statistics show that tuberculosis incidence in India is declining, and it is showing that about 16% decline is visible since 2015. TB related deaths have also declined by 18% since 2015. Okay. So the next topic is inner line permit. This topic is important for your governance section. Indian Railways facing problems or due to local opposition because of inner line permit that is already in place in Meghalaya. So that's why it is likely to shelve off its projects in Meghalaya. What is an inner line permit? So it was originally an offshoot of the Bengal Eastern Frontier Regulation, which is a crucial tool for protecting indigenous tribal communities in India's northeastern states. ILP is an official tribal document issued by the state government to regulate the entry of non residents into restricted areas of certain states. So it is required for Indian citizens who are not permanent residents of these states. ILP is currently valid in 4 states: Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, and Manipur. So, what is the legal basis of ILP? Bengal Eastern Frontier Regulation, Foreigners Protected Areas Order, Foreigners Restricted Areas Order. So, what is the difference between ILP and Protected Area Permit, that is PAP? ILP applies only to Indian citizens, PAP applies to foreigners. The purpose of ILP is to regulate entry into ILP states. The purpose of PAP is to restrict foreigner movement in border areas. So the authority issuing permit is with respect to ILP is the respective state governments. With respect to PAP, it is the Home Ministry of India. Okay. Meghalaya currently has only one railway station, which has been operational since 2014. But Northeastern Frontier Railway is planning 3 additional projects, but they are facing the protest due to ILP permit. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.